गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीएवी एमपीएस भंवरमाल के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप सबके सामने चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, आइए सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग जानते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस which are outside the control of business enterprises but this may affect its performance। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट वो फोर्सेस है, वो शक्तियाँ हैं, वो ताकत हैं जिससे हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, पर वो बिजनेस के अंदर नहीं होती, बिजनेस के बाहर होता है। आइए, इसके लिए बिजनेस के कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करता है पर बाहर होने के कारण बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करता है। जैसे कि इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। मीन्स अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो क्या होगा, सामान का रेट बढ़ जाएगा और इससे भाई मार्केट में किसी भी चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। तो टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट का और उससे सामान का रिलेशन हो गया, सामान का अपने आप रेट बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कुछ भी नए नए समाज में टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है, चेंजेस होता है, लोगों के सोचते हैं कि उनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, डिफरेंट उनका फैशन है, उनका फैशन चेंज हो चुका है, तो मार्केट भी उसी तरह से सामान को सेल करेगा, उसी तरह से सामान को लेके आएगा। तो वही चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव से हमारा बिजनेस बदलाव होगा। नेक्स्ट है, आइए इसके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर्स हैं ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफरेंट फोर्सेस हैं, जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहर जितने भी बाहरी ताकतें हैं, फोर्सेस हैं, जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में बांटा गया है। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करें बिजनेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन डे टू डे वर्किंग। दिन प्रतिदिन के काम को और हर रोज़ जो काम को अफेक्ट करते हैं उसे स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। और उनमें स्पेसिफिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर्स। और जनरल फोर्सेस के अंतर्गत हैं आपका सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो आगे है, नेक्स्ट है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मीन्स हर चीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट में आपस से जुड़ा हुआ है। समाज में हमारे यूथ जो हैं, हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं, वेस्टर्न कल्चर्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वेस्टर्न फूड्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो अगर हम मार्केट में वेस्टर्न फूड्स या वेस्टर्न फूड्स अगर उपलब्ध है तो उनका डिमांड और वो वेस्टर्न फूड्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे बल्कि इंडियन फूड्स के। ओके, तो अनसर्टनिटी क्या है? अनिश्चित है। हमारे बिजनेस अनिश्चितताओं का खेल है। हमेशा बिजनेस में कुछ ना कुछ नया चेंजेस होते रहता है जिससे हमारा बिजनेस बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक। हमारा बिजनेस हाईली फ्लेक्सिबल है, हाईली चेंजेस होते रहता है सोसाइटी में, समाज में। फिक्स नहीं है कि हाँ आज अगर हम इनकम कर रहे हैं तो कल भी इनकम करेंगे। क्या भरोसा कल को बिजनेस में कुछ नया चेंजेस आ जाए या कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए तो हो सकता है बिजनेस का सेलिंग कम हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए। इसी तरह नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट समझना बहुत आसान नहीं है, उसका गणना करना मुश्किल होता है क्योंकि वो बिजनेस से बाहर हो रहा है और उसका इफेक्ट बिजनेस के अंदर होता है। जैसे कि अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में इंक्रीज द टैक्स रेट बाई 5%। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बदल करके अपना टैक्स रेट 5% बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा, कंपनी का इनकम रेट गिर जाएगा और इनकम उनका कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगला है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स आपस में चीज़ों को रिलेट करना। जैसे हमारा कोई भी चीज़ें या सोसाइटी है, समाज है, तो हर जगह का सोसाइटी या समाज एक जैसा नहीं है। हर जगह डिमांड एक ही चीज़ की नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने दिया हुआ है कि अगर इंडिया में किसी चीज़ की डिमांड है तो क्या वही चीज़ यूएसए और यूके में तो डिमांड नहीं होगा। तो ये जगह के आधार पे रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी मीन्स डिफरेंट। जगह के आधार पे अगर कोई जो लोग दिल्ली के लोग जो चीज़ पसंद करते हैं
हाँ, वही क्या रामानुजन के लोग पसंद करते होंगे? नहीं। या फिर जो रामानुजन के लोग पसंद करते होंगे, क्या वो उनको दिल्ली में क्या चीज़ें पसंद आ पाएगी? तो ये चेंजेस है, कुछ कुछ फ़र्क है। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का लाइफ स्टाइल, तो लोगों के लाइफ स्टाइल के अनुसार उनको चीज़ें दी जाती हैं, उनको प्रोडक्ट दिया जाता है। जैसे कि आपके सामने एक और एग्जांपल है कि कोल्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं उसमें कहा जाता है कि पेस्टिसाइड्स मिला है, उससे दांत खराब हो जाते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है, अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बता रहा है कि उसमें इतनी सारी बुराई, तो हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है वो उसके बदले जूस पिए। तो इससे क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का थोड़ा सा मंदा जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और उसका जूस इंडस्ट्री का थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा कि हाँ लोग जूस पी रहे हैं। तो ये फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। रीड कर लेते हैं एक बार। ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स: ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हैं, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशन हैं, कितने एरिया में फैले हैं, क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के क्षेत्र हैं कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक पे निर्भर है, इकोनॉमिक्स से चेंजेस होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वातावरण, एक आर्थिक वातावरण। तो आर्थिक वातावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट वाइज हम देखते हैं, जिससे हमारा समाज या हमारे आर्थिक स्थिति के कारण हमारा बिजनेस चेंज होता है। इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर किसी भी चीज़ में कि जीडीपी में अगर बढ़ोतरी होगी, है ना, रिजल्ट इन राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। तो अगर जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट इन राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों के खर्च करने की शक्ति में अगर बढ़ोतरी होती है, तो वो लोग किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का डिमांड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का डिमांड करेंगे। हाँ, कि उनके खर्च करने की शक्ति बढ़ गई है तो वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो इससे वो खर्च कर सकते हैं। अच्छा, खर्च करने की जरूरत है। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कांस्टेंट एज द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई इन्फ्लेशन रेट, अगर समाज में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन किसी की चीज़ का महंगाई अगर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि भाई किसी चीज़ का अगर कॉस्ट बढ़ गया, पैसा रेट बढ़ गया तो चीज़ों का प्रोडक्शन में भी रेट बढ़ेगा, सामान बनने का भी रेट बढ़ेगा। तो इससे तो न्यू न्यू चेंजेस हो रहा है समाज में भी, लोग भी सामान को कम खरीदने, कम डिमांड करेंगे, भी रेट बढ़ गया। ठीक, तो इस तरह से नेक्स्ट है डिक्रीज इन इंटरेस्ट इज़ बेनिफिशियल एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। मीन्स अगर बैंकें अगर अपने इंटरेस्ट रेट में कमी करती है तो क्या होगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा मनी बोरो करेंगे बैंकों से, और फिर मनी इन्वेस्ट करेंगे। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी बिल पास किया गया, तो उससे क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन्स को न्यू टेक्नोलॉजी है, नया चीज़ है, उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों से ढल जाएंगे। तो नया है करके, तो ये सब चीज़ों को हमेशा बदलाव होते रहता है। तो ये आर्थिक वातावरण है, आर्थिक बदलाव है। फिर डीमोनेटाइजेशन, हमारे सोसाइटी में एक समय की बात है जब 500 और 1000 रुपये की नोट सरकार ने बंद कर दी थी, तो उस समय भी लोगों को बहुत परेशानी हुई। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, हमेशा बैंकिंग न्यू न्यू अट्रैक्टिव स्कीम्स लाते रहती है कि लोग लोन लें, इन्वेस्ट करें पैसा का। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट हैं जो आर्थिक स्थिति में चेंजेस लाता है। जैसे रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में के दोनों के रोल अलग अलग हैं, दोनों के इन्वेस्टमेंट अलग है, दोनों के सेक्टर्स अलग हैं, तो उससे भी बदलाव होता है समाज में। रेट ऑफ सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग आप कितना करते हैं, कितना बचाते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं। मनी सप्लाई इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेप्ट इन द इकोनॉमी, तो इंटरनेशनल डेप्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कितना उधार है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी आर्थिक जो वातावरण है वो निर्भर करता है, और हमारे आर्थिक वातावरण से ही हमारा बिजनेस
कंट्रोल होता है। आइए अगला देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट किस चीज़ों से डील करता है? सामाजिक। सामाजिक हमारा वातावरण कैसा है? हमारा सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोसाइटी इन द बिजनेस इन एग्जिस्टिंग। तो आज हमारे समाज में जो लोग हैं, जैसे हैं, ट्रेडिशन क्या फॉलो करते हैं, क्या पसंद करते हैं, उनके टेस्ट, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, सोसाइटी कैसी है, उसके आधार पे ही बिजनेस भी रन करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, दिवाली के समय पूरी मार्केट दिवाली के चीज़ों से सजी होगी, ईद के समय ईद की चीज़ें से सजी होगी, क्रिसमस के समय क्रिसमस की चीज़ें। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। समाज को उनके ट्रेडिशन, उनके टेस्ट के आधार पे बिजनेस बिजनेस को रन करना है। बिजनेस को जब समाज के आधार पे रन करना है कि समाज क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के कॉमन फैक्टर्स हैं। देखिए, डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। समाज हमारा रिजर्वेशन का डिमांड करता है लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स के लिए। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम्स फॉर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन और लग्जरी आइटम्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव एजुकेशन इन गर्ल चाइल्ड। गर्ल्स के एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफर करती है, लोग प्रेफर करना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर। आजकल हेल्थ एंड फिटनेस भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो क्या चीज़ें आप पसंद करते हैं, उसके आधार पे ही बिजनेस अपने आप को ढालते जाती है। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, जैसे चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों के जीवन जीने का क्वालिटी चेंज हो रहा है। इम्पोर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। काम करने के जगह पे महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं। एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स का एटीट्यूड, इनोवेशन, लाइफस्टाइल, नए नए चीज़ों के प्रति कितना अट्रैक्शन है, ट्रेडिशन। ये देखिए, ये नए नए चीज़ें, फैशन इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, फूड हैबिट्स आपको क्या पसंद है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये सब। और महिलाओं को काम देना, महिलाओं को काम कराना, क्या ये सब चीज़ें अफेक्ट करता है। सामाजिक है ये, ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। अब अगला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मीन्स राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण जैसे, अगर आइए पहले रीड कर लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by different groups, different government etc. मीन्स जैसे भी कोई भी नई सरकार आएगी तो उसकी नया 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 सोच के साथ आएगी, नया पावर, नया एटीट्यूड, नए विचार। तो हमेशा जो भी नया नया सोच के साथ आएगा, तो गवर्नमेंट हमेशा फिक्स तो रहती नहीं है, हमेशा चेंज हो रही है। अगर गवर्नमेंट सरकार, जैसे आप फिगर में देखिए, बहुत पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस राज चलती थी, पंजा छाप। अब भाई बीजेपी शासन चल रहा है, फूल छाप। और दिल्ली में चल रहा है आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उनके अलग अलग सोच हैं। देखिए यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लैगशिप जो उनके मूवमेंट हैं, जो उनके लोगों को जोड़ने के लिए नए नए अभियान जो उन्होंने चलाए हैं, उसके बारे में लिखा है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एनकरेज एंटरप्राइज, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स के प्रति उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट किस तरह इंटरवेन कर रही है बिजनेस में, कैसे हस्तक्षेप कर रही है बिजनेस में। तो ये सब चीज़ें। वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की क्या सोच है, क्या सोच के साथ आई है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, ये सब चीज़ बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगला है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल मीन्स आपको जो भी कानूनी सलाह है, कानून के अंतर्गत ही सब चीज़ों को करना है। जैसे अगर हम कोई भी इलीगल बिजनेस अगर करते हैं बिना लाइसेंस के, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करते हुए एक बिजनेस को करता है। स्टेट के रूल्स, सेंटर के रूल्स, लोकल अथॉरिटी के रूल्स, ये सब रूल्स सारे एजेंसीज़ को मिला करके उनके कमीशंस को उनको काम करना है, ठीक है। टू वर्क सक्सेसफुल इंडिया
भारत में काम करने के लिए डिफरेंट एक्ट हैं, रूल्स हैं, उन एक्ट्स को फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, फॉलो करना है। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 है। फेमा एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सब डिफरेंट एक्ट्स है जिसको ज़रूर फॉलो किया जाता है कोई भी बिजनेस रन करने के लिए। आगे है सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं कि अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है, अगर फॉरेन ट्रेड कर रहा है तो उसे प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए उसे फॉरेन ट्रेड का। स्टैट्यूटरी वार्निंग टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, फॉर एग्जाम्पल पैकेट ऑफ सिगरेट। मान लीजिए आप सिगरेट बनाने की आपकी कंपनी है, फैक्ट्री है, तो अगर आप सिगरेट बना रहे हैं तो उस पर आप वार्निंग ज़रूर लिखिए, ज़रूर छापिए कि सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का रूल्स वायलेट कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट आपको बिजनेस करने से रोक सकती है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, आपको फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट्स इज़ प्रोहिबिटेड। कभी भी आप अल्कोहल या मतलब कुछ नशीली चीज़ों का ऐड नहीं करेंगे। हाँ, जैसे अगर आप एडवर्टाइज भी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें प्रॉपर उसका बताइए, उसका बेनिफिट्स बताइए। जैसे कि अगर आप बेबी फूड, बच्चों के खाने का फूड का अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसमें लास्ट में आप ये ज़रूर बताइए कि आप भले ही कितने भी सप्लीमेंट दे लीजिए, चाहे कितनी भी चीज़ों को दे लीजिए ये बच्चे को, लेकिन बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का दूध ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या है देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन which provide new ways of producing goods and services and new way of operating business। तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ों के बारे में बताता है, न्यू इम्प्रूवमेंट, नया इनोवेशन, नई सोच, इसके बारे में। तो हमेशा न्यू चेंजेस सोसाइटी में होते रहते हैं, तो इसी पे आधारित है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट है, अगर हम कंप्यूटर की देखें तो सबसे पहले हम फ्लॉपी डिस्क एक समय था जब हम यूज़ करते थे, आज हम सीडी यूज़ करते हैं और अब तो हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, कहीं भी गए पेन ड्राइव से यूज़ कर ली। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रॉसरी, हम ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं चीज़ों का, ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सीट नंबर मिल रहा है हमको, किसी भी मूवी टिकट्स अगर हम बुक कर रहे हैं ऑनलाइन सीट्स मिल जाते हैं और बस डायरेक्टली जाके मूवी देख लेते हैं, लाइन लगने का ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें एडवांसमेंट हो रहा है, इनोवेशन है। तो शिफ्ट ऑफ टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर्स, फिर शिफ्ट ऑफ कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर, वेरियस इनोवेशन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग, टिकट्स, रेंट, एयर, मूवीज़, सब डिफरेंट चीज़ें। तो सब नए टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं जिससे हमारा बिजनेस हमेशा अफेक्ट होता रहता है, चेंज बदल रहा है। आइए अब बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश में 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जिससे हमारा देश बहुत अफेक्ट हुआ और जिसके कारण हम वर्ल्ड मार्केट में पूरी तरह से दुनिया के सामने वर्ल्ड मार्केट से जुड़ गए हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन मोटिव है और मेन 3 पॉइंट्स हैं वो है LPG, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों को मिला करके ही ये नया इकोनॉमिक पॉलिसी बना। इस इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन उद्देश्य था कि हम वर्ल्ड मार्केट में भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकें और दुनिया के सामने कदम से कदम मिला करके चलें, इसलिए। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रस्तुत करने में सबसे ज़्यादा हाथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जाता है, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे पहले जो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का शुरुआत हुआ था। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के, तब की बात है ये, और उन्होंने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया था। आइए इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा and many other restriction and controls which were put on industries before 1991। मीन्स जितने भी रेस्ट्रिक्शंस या रोक थे ऐसे बिजनेस पे, नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस करने पे भी,
उन सब को रोक को हटा लिया गया कि आप फ्री हैं, आप छोटे मोटे बिजनेस बिना लाइसेंस के, बिना कोटा के, आप लाइसेंस बिना इस सब चीज़ों के आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका मेन जो लिबरलाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ चीज़ों में लाइसेंस की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी भी चीज़ों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया गया, आप बिजनेस बढ़ाएं या बंद करें, कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, ज़्यादा आपको बोझ न देना, अननेसेसरी टैक्स आपको नहीं पे करना है, वो सब टैक्स हटा लिया गया। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आज़ादी दी गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए इजी फॉर्म किया गया, आसान से आसान तरीका बताया गया। इजी एंड सिंप्लीफिकेशन द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए न्यू न्यू कोशिश किए गए। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आवाजाही शुरू हो गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस, गुड्स एंड प्राइसेस का फिक्स करने के लिए आपको आज़ादी दी गई। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं लिबरलाइजेशन में। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादा तवज्जो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल्स को धीरे धीरे कम कर दिया गया। इसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक बाइफर करके एक बोर्ड बनाया गया जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में गाइडेंस दे, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो चुके हैं उन सब को उस प्राइवेटाइज किया जाए, उनके लॉस को कम करने की कोशिश किया जाए। इस तरह का गवर्नमेंट ने कोशिश किया। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स में जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट थे उसको धीरे धीरे वो लोग कम करते गए, प्राइवेटाइज करते गए। 51% से ज़्यादा अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया, ताकि उनका ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप गवर्नमेंट के अंडर से जा कर के प्राइवेट सेक्टर को चला गया। जैसे आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है आपका डीएवी मुख्यमंत्री जो आपके सामने है, और इसका फुल्ली गवर्नमेंट था ये, पर गवर्नमेंट ने अपना स्टेक, अपना शेयर्स छोड़ दिया कि हम अब इसे नहीं बियर कर पाएंगे, तो इसे प्राइवेटाइज किया था, प्राइवेट के हाथों में चला गया। अब उनके पास फुल कंट्रोल है, प्राइवेटाइज कर दिया, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? पूरा विश्व मार्केट है। ग्लोबल मार्केट मीन्स पूरी दुनिया में चीज़ों को देखा जा सकता है, पूरी दुनिया से हम जुड़ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट का क्या फंडा है देखते हैं। इम्पोर्ट, आइए देखते हैं सबसे पहले न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एडिटिव पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। क्या क्या चीज़ों किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ग्लोबलाइज करने के लिए? इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कुछ भी हम अगर सामान लेके आ रहे हैं, कुछ कैपिटल गुड्स, कुछ मशीन अगर लेके आ रहे हैं बाहर से, तो उसमें गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया कि आप चीज़ों को ला सकते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, जिससे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते थे, फॉरेन ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, उन सब पे नज़र रखेगी प्रॉपर। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जो भी उनका टैरिफ है, रैशनलाइजेशन मीन्स उनके जो भी हम बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनके बीच में सामंजस्य तय करना कि हाँ ये जो टैरिफ बनाई गई है सही है, इस सब का देख रेख करना उनका प्रॉपर। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी का हटाना कि अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसे रिडक्शन इन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर हम कुछ सामान मंगाते हैं बाहर से उस पर भी कुछ कमी की गई, उसके चार्जेस में भी। एज ए रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि फिजिकल बाउंड्रीज मतलब जो सीमाएं हैं
और जो राजनीतिक दायरे हैं उन सब से आगे बढ़ के बिजनेस को बढ़ाया जाए। होल वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक ग्लोबल गांव बन गया है, एक पूरा विश्व गांव बन गया है। ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंस एमंग वेरियस नेशंस, ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी में ये तीन मेन चीज़ है जिसे आप रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं। आइए, ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद डीमोनेटाइजेशन। आप सबको याद होगा, आप शायद छोटे रहे होंगे उस समय, हमारे देश में 2016 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे इसकी घोषणा कर दी कि 500 और 1000 रुपये के नोट अगले दिन से बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, 86% जो हमारे घरों में या हमारे सोसाइटी में जो करेंसी चल रही थी वो बंद हो गई, और लोगों को कहा गया कि आप उन करेंसी को ले जा कर के अपने बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये क्यों किया गया? गवर्नमेंट इसलिए की इन चीज़ों को कि डीमोनेटाइजेशन एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इन एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद लोगों के पास जितने भी कैश थे उसको वो लोग बैंक में जा कर के एक्सचेंज कराए। बैंक में एक्सचेंज होने से क्या हो गया, उनका पैसा उनको चेंज हो करके 100 और 50 रुपीज़ में मिलने लगा। तो इससे क्या था, लोगों के पास बहुत सारे पैसा जो इलीगल मनी था, लोग अपने घरों में ऐसी छुपा करके रखे थे 500 1000 रुपये के नोट के रूप में, तो वो सारे इलीगल मनी को बाहर निकाला गया। और जो लोग टैक्स नहीं देते थे, छुपा करके रखते थे, तो आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि उस समय बहुत से लोग जिनके पास ये भी नहीं पता था कि उनके पास कहाँ से पैसा है, बस वो लोग जमा करके रखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने तो ऐसे कचरे में फेंक दिया पैसा, बोरे में बंद करके, किसी ने नदी में बहा दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी जब डीमोनेटाइज हुआ था। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन, कोई भी टैक्स चोरी करेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ये कहा अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ज़्यादा आपके पास है, तो आप अपना नाम बता दीजिए, हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे और आपको छूट भी दिया जाएगा कुछ, और आपका पैसा भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह गवर्नमेंट ने अपने प्रोसेस में ये किया कि जो भी ब्लैक मनी है उसको धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजिंग सेविंग, टैक्स को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, प्रॉपर चैनलाइज किया गया, ताकि लोग टैक्स चोरी कम करें और अपने सेविंग को बाहर निकालें, अपने सेविंग को प्रॉपर यूज़ करें, उसको ये नहीं कि रखा हुआ है तो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी, गवर्नमेंट का ये सोचता है कि हम इसे डिमोनेटाइज करके लोगों को डिजिटाइज करने की कोशिश करेंगे, जैसे लोग पेटीएम से जुड़ें, पेटीएम करें, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड पेमेंट, ये सब चीज़ों से, ताकि मार्केट में कैश मनी का कम यूज़ हो सके और डिजिटाइज मनी का ज़्यादा यूज़ हो सके। ये सोच के साथ गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग बुक को ज़रूर रीड करिए, बुक रीड करने से आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगा, और जो भी नोट्स है उसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।